नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। नेपाल में छिड़ा सियासी संग्राम, अब भारत चीन के बीच आन का प्रश्न बन गया है। चीन खुलकर नेपाल की राजनीति में कूद चुका है। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव शी जिनपिंग ने चीन से 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को नेपाल भेजा है। चीन ने यह कदम उठाकर यह जताने की कोशिश की है कि नेपाल उसके इशारे पर नाचने वाला देश है और वह प्रत्यक्ष तौर पर दखल देकर नेपाल को बीजिंग से कंट्रोल कर रहा है। परंतु जिनपिंग ने जिस धमक के साथ अपने प्यादों को काठमांडू में भेजा था, पीएम ओली के एक ही झटके से जिनपिंग की इज्जत तार-तार हो गई है। पीएम ओली ने उसके दूतों से मिलने से साफ इंकार कर दिया। ओली ने चीन को टकसा संदेश देते हुए कहा कि उसे चीन के किसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में रुचि नहीं है। यह कड़वे शब्द उस प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली ने कहे हैं जिसे चीन ने एक वक्त अपना दास समझ लिया था, पर मामला यहां तक होता तो जिनपिंग की फजीयत पर पर्दा डाला जा सकता था। पीएम ओली ने यह कहकर जिनपिंग को आईना दिखाया कि चीन को भारत से सीख लेनी चाहिए, जो नेपाल का नजदीकी सहयोगी होते हुए भी उसकी घरेलू राजनीति से समान दूरी बनाए हुए है। सही मायनों में पीएम ओली ने जिनपिंग के मुंह पर करार तमाचा मारा है। तमाचा भी ऐसा जिसकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय जगत में गूंज रही है। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जारी सियासी संग्राम में चीन बिन बुलाए मेहमान और अपना प्रभाव दिखाने के लिए उतरा था इसलिए क्योंकि शी जिनपिंग के खास संदेशवाहक गुओ वेजाऊ 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ नेपाल गए हैं। वेजाऊ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री हैं। उनके पास नेपाल के राजनीतिक हालात को लेकर नेताओं से मुलाकात की जिम्मेदारी थी, जिनमें पीएम ओली का नाम सबसे ऊपर रखा गया था। मगर अब ओली द्वारा मिलने से इंकार के बाद वेजाऊ के नेपाल दौरे की कोई अहमियत नहीं रह गई है। ऐसे में दुनिया भर में चीन की किरकिरी होना लाजमी है। हालांकि पीएम ओली ने भारत का नाम लेकर चीन को जो सीख दी है, उसका भावार्थ तलाशने की चीन को जरूरत नहीं है। यह पूरी दुनिया को आभास हो गया कि नेपाल को चीनी चंगुल से निकालने के लिए बल्कि भारत का खास सहयोगी अमेरिका भी सक्रिय है। पिछले दिनों जब नेपाल और अमेरिका से सीधी हवाई उड़ानें भारत की बदौलत शुरू हुई थी, यह उसी वक्त तय हो गया था कि इस हिमालय राट से चीन की गठरी उठने वाली है, परंतु यह इतनी जल्दी उठेगी इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पीएम ओली ने पाला बदलकर भारत के साथ खड़े होने में ही अपनी भलाई समझी है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज नेपाल की वर्तमान सरकार में चीन के हिमायतियों की संख्या नगण्य रह गई है। शी जिनपिंग इस कोशिश में लगे हैं कि नेपाल में चीन के किसी मजबूत पिट्ठू को प्रधानमंत्री बनाया जाए, जबकि भारत भीतर खाने ओली के समर्थन में उतर आया है। भारत किसी भी सूरत में ओली को पीएम बनाए रखना चाहता है। यह बात चीन भी समझ गया है कि उसका मुकाबला सिर्फ ओली से ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे भारतीय लॉबी और खुद भारतीय सरकार भी चट्टान की तरह खड़ी है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय लगातार नेपाल विदेशी मंत्रालय के संपर्क में बना हुआ है। अंतर यही है कि शी जिनपिंग जिस तरह अपने प्यादों को काठमांडू में भेजकर नेपाल में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, भारत ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठा रहा है। कल तक चीन का पिट्ठू रहा ओली अगर आज जिनपिंग की बेइज्जती कर रहा है तो वह अनायास नहीं है, बल्कि यह सब कुछ भारत के प्रभाव का नतीजा है। ऐसे में भारत नेपाल में न रहते हुए भी वहां अपनी पकड़ काफी मजबूत कर चुका है। खास बात यह है कि इससे भारत पर दूसरे देश में दखलंदाजी का आरोप भी नहीं लगने वाला है। यूं भी भारत की नीति किसी भी देश में हस्तक्षेप के खिलाफ रही है, इसलिए मोदी सरकार बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है और मोदी शाह अब एक अलग तरह की कूटनीतिक बिसात नेपाल में बिछा चुके हैं, जहां भारत मूक दर्शक तो दिखाई पड़ता है, परंतु पर्दे के पीछे बहुत ही बड़ा खेल चल रहा है। चीन के अरमानों पर पानी फिरने के पीछे कई वजह मौजूद है। पीएम ओली और पुष्पबल दहल प्रचंड के बीच जारी घमासान को शांत करने के लिए जिनपिंग ने एक बार पुनः अपनी हसीना राजदूत हाउ यांकी को मैदान में उतारा था, मगर इस बार हाउ यांकी के हुस्न की अदाएं कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी। दरअसल चीन की यह खतरनाक हसीना काठमांडू दूतावास में काम कम नेपाली नेताओं की फिल्में अधिक शूट करती थी। भारतीय खुफिया एजेंसी रो ने कई महीनों की मेहनत के बाद वह तमाम दस्तावेज और शूट वीडियो क्लिप हासिल किए हैं, जिनका इस्तेमाल हाउ यांकी नेपाली नेताओं को ब्लैकमेल के तौर पर कर रही थी। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि रो द्वारा जुटाए गए सबूत खुद रो प्रमुख सामंत कुमार गोयल ने काठमांडू में पीएम ओली को सौंपे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल के 86 से ज्यादा बड़े नेताओं को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया था। इनमें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के अलावा विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पुष्पकमल दहल प्रचंड और प्रचंड द्वारा एनसीपी के सह अध्यक्ष बनाए गए माधव कुमार नेपाल के करीबियों के चौंकाने वाले सबूत रो प्रमुख ने जमा किए हैं। दावा किया जा रहा है कि वक्त आने पर रो इन दस्तावेजों को भारत के हित में इस्तेमाल कर सकता है। यानी जो खेल चीन ने नेपाल में खेला था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा रो के हाथ में आ चुका है। आज ओली अगर चीन को आंखें दिखा रहा है तो यह इस बुढ़ऊ के हृदय परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि चीन ने ओली की जिस पूंछ को सीधा किया था वह भारत के हाथ में आ गई है। यही वजह है कि आज ओली चीन की तरफ नजरें टेढ़ी करके बात कर रहे हैं।
मजे की बात यह है कि शी जिनपिंग द्वारा भेजे गए प्रतिनिधिमंडल को नेपाल सरकार ने कोई अहमियत नहीं दी है। यहां तक कि नेपाल सरकार का कोई नुमाइंदा वे जो उनकी आगवानी करने नहीं पहुंचा है, बल्कि नेपाल में चीन की राजदूत हाउ यांकी ने उनकी यात्रा की तैयारियों को पूरा किया है। प्रचंड ने चीन का चमचा साबित होते हुए वे जो उसे मुलाकात की अनुमति दी है, मगर पीएम ओली ने फिलहाल इस प्रतिनिधिमंडल के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया है। जिस हाउ यांकी के इशारे पर ओली पायजामा फाड़ डालते थे, उसी ओली ने नवंबर के अंत में ही हाउ यांकी से भी मिलने से इंकार कर दिया था। साथ ही उन्होंने हाउ यांकी को दो टूक कहा था कि वे किसी दूसरे देश की सहायता के बिना ही अपनी पार्टी के भीतर की चुनौतियों से निपट सकते हैं। बात बात में इस हसीना की सहायता लेने वाले पीएम ओली ने पहले ही चीनी राजदूत को बता दिया है कि चीन को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसद को भंग करने के निर्णय की कानूनी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। परंतु बावजूद इसके हाउ यांकी को लगता है कि उसके हुसन का सूरज पूरी तरह अस्त नहीं हुआ है और वह अपने दाव से इन पहाड़ी नेताओं को पथभ्रष्ट कर सकती है। मगर ओली है कि अब भारत को छोड़कर चीन की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करने पर उतारू है। वे अपने बयानों से लगातार चीन को निशाना बना रहे हैं, साथ ही भारत की कूटनीति और विदेश नीति का गुणगान भी कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल यह भी है कि अब चीन के लिए नेपाल में क्या करने को बाकी बचा है। यह जानने से पहले गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन ने अपने पैसे के दम पर और हनी ट्रैप का सहारा लेकर जो चक्रव्यूह रचा था, उसे रो पहले ही तहस नहस कर चुकी है। पीएम ओली चीन के लिए खट्टा अंगूर बन चुका है और उसके विकल्प के तौर पर पुष्पकमल दहल प्रचंड के रूप में चीनी प्यादा मौजूद है। चीन का अगला लक्ष्य है माधव कुमार नेपाल और प्रचंड में से किसी एक पर अपना दांव लगाना है। वह इन दोनों नेताओं में से किसी एक को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, मगर इसमें भी भारत एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है। नेपाली प्रतिनिधि सभा के कुल 275 सदस्यों में से 60 के लगभग ही प्रचंड की एनसीपी पार्टी के साथ हैं। खास बात यह है कि इस स्थिति में नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे दल भी ओली के साथ खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि इन पार्टियों के भारत के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। यानी चीन अगर साम दाम दंड भेद की नीति नेपाल में लागू करता है तो मोदी शाह और डोभाल जैसे धुरंधर उसकी काट के लिए तैयार बैठे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत की रणनीति ने नेपाल में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि यह पहली बार हो रहा था जब भारत का बेहद करीबी हिंदू राष्ट्र उसके हाथ से निकलने लगा था। मोदी सरकार ने भी नेपाल को लेकर काफी धैर्य बनाए रखा, मगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और खुद को तोपची समझ बैठा। आज वही तोपची नेपाल में अपनी बेइज्जती करा रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।